Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about statistical officer. तो हमने हमारा टॉपिक किया था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. तो ये उसी का क्या है, आपका पार्ट सेकंड है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट पढ़ रहे थे. तो हमने बार चार्ट पढ़ लिया था, एक्स बार चार्ट. ठीक है, आज हम उसके फर्दर चार्ट्स पढ़ेंगे, लाइक आर चार्ट, पी चार्ट एंड सी चार्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले करते हैं हम हमारा आर चार्ट्स. तो आर चार्ट्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस बेस्ड ऑन सैंपल्स टेकन फ्रॉम प्रोसेस एट अ गिवन टाइम, लाइक आवर्स, शिफ्ट्स, डे, वीक्स, मंथ एक्सेट्रा. तो हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएशंस फाइंड आउट करते हैं जो प्रोसेस में सैम्पलिंग पे प्रोसेस करते टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे कुछ वेरिएशंस आती हैं. द मेजरमेंट ऑफ द सैंपल्स एट अ गिवन टाइम कंस्टिट्यूट अ सब ग्रुप. Typically, an initial series of subgroups is used to estimate the standard deviation of the process, and the standard deviation then is used to produce control limits for the range of each subgroup. During this initial phase, the process should be controlled. If points are out of control during the initial phase, the assignable cause should be determined and subgroup should be removed from estimation. Determining the process of capacity, see R in our study and capacity analysis procedure, may also be useful at this phase. तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक इनिशियल सीरीज हम बनाते हैं, सब ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि स्टैंडर्ड एरर, कि क्या एरर आ रहे हैं. अगर हम देख रहे हैं कि वो एरर्स हमारे कंट्रोल में है, तो हम इनिशियली उसे कंट्रोल लिमिट के अंदर उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं. वहीं पे अगर वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में लाई कर जाए इनिशियल फेज में ही, जब एस्टिमेशन किया, तो वो क्या कॉज होगा, उसका असाइनेबल कॉज होगा, और उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे. उसके लिए हम बहुत सारी इसमें कैपेसिटी, जैसे डिटरमाइनिंग, मैंने आपको बताया, ये वाली स्टडी यूज करते हैं. तो वंस द कंट्रोल लिमिट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द आर चार्ट, तो पहले तो आप कंट्रोल लिमिट सेट करते हैं. जो हमने कंट्रोल लिमिट्स बनाई थी, हमारी सेंट्रल लिमिट, upper limit, lower limit. These limit may be monitored to variation of the process going forward. When the point is outside these established control limits, it indicates that the variation of the process is out of control. An assignable cause is suspected when the control chart indicate an out of control process. हमने x बार चार्ट में भी देखा था, जब हमारी ये सेंट्रल लाइन होती है, ये वाली, ये हमारी अपर लाइन वाली होती है, और ये हमारी लोअर लिमिट होती है. तो ये लिमिट्स है. अगर हमारा ग्राफ आउट ऑफ इस कंट्रोल लिमिट के आ जाता है, तो हम बोल देते हैं ये हमारा क्या होता है, मतलब अगर लाई करता है या तो अपर लिमिट से ज्यादा ऊपर या फिर लोअर लिमिट से और डाउन, तो हम इसको आउट ऑफ कंट्रोल कह देते हैं. एक बार चीज और बताती हूँ, अगर आपका ना आंसर लोअर लिमिट के लिए जीरो नेगेटिव आ जाए, लोअर लिमिट आपने निकाली, आपकी -2 आ गई, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो हम उसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं. हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं कि हमारी लोअर लिमिट क्या हो गई है, जीरो हो गई है. हम उसको जीरो ले लेते हैं. जीरो से नीचे की नेगेटिव को हम कभी नहीं लेते, उसको हम बोल देते हैं लोअर लिमिट हमारी जीरो होगी. ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आउट ऑफ लिमिट आती है, आउट ऑफ कंट्रोल अगर प्रोसेस बन रहा है, तो वो किसका क्या कॉज होगा, उसका असाइनेबल कॉज होगा. और अगर विद इन के बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाते हैं, तो वो ड्यू टू नेचुरल कॉज होते हैं, चांस कॉज होते हैं. तो इसमें अब जैसे हमने लिमिट्स निकाली थी एक्स बार में, एक्स बार चार्ट में, ऐसे ही आर चार्ट की लिमिट्स भी निकलती है. इसका फॉर्मूला है D4 R बार, D3 R बार, और सेंट्रल का फॉर्मूला है आर बार. आर बार निकलता है समीशन आर डिवाइडेड बाय एन से. ठीक है, आर क्या होता है, सैंपल रेंज. आपको पता है आर का मतलब क्या होता है, रेंज होता है. और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मैक्सिमम हायर वैल्यूज में से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर सकते हैं. ठीक है, और एन हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स होता है. D3 D4 आर द tabulated वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज. ये टैबुलेटेड वैल्यूज है जो सैंपल साइज पे डिपेंड करती हैं, वो आपको गिवन होगी. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नीचे आपको इसी के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे हर एक टॉपिक का, कि द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज टू have the data in 5 columns with one sub column groups per column. Construct the control chart based on range. आपको सिंपल दे दिया है based on range, मतलब कि ये आपका R चार्ट है. ठीक है, X बार चार्ट आपका क्या होता है, वो होता है आपका मीन चार्ट, और आर चार्ट आपका कौन सा होता है, दैट इज रेंज चार्ट. ठीक है, उसको वो आर चार्ट लिख सकते हैं या फिर रेंज चार्ट बोल सकते हैं. गिवन द अकॉर्डिंग टू द सैंपल द वैल्यू ऑफ D3 D4 आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो ये आपको टेबल गिवन है, सब ग्रुप्स गिवन है, या इनकी वैल्यूज गिवन है. सबसे पहले आपको क्या करना है, रेंज निकालनी है. अब रेंज कैसे निकलती है, हर एक सब ग्रुप की अलग अलग आप रेंज फाइंड आउट करेंगे. देखो फॉर्मूला लिखा पहले,
ये आपका S1, S2, S3, S4, S5 सैंपल्स आ गए, यहाँ सब ग्रुप्स बना लिए। सैंपल रेंज निकालना है, तो सैंपल रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 8 माइनस लोएस्ट वैल्यू वो है हमारा 2, तो हमारा 6 हो गया सैंपल रेंज। ऐसे ही बाकी सबका हो जाएगा 9 माइनस 7, दोनों ही 7 है तो एक 7 ले लो, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 2 आपका 4 आ जाएगा। देन 10 माइनस आपका 5, तो 5 आ गया सैंपल रेंज। एंड देन आपका आ जाएगा 8 माइनस 0, तो 8 आ गया। इसका हमें समीशन R चाहिए, तो आपका 25 आ गया। ठीक है, अब आपको सेंट्रल लिमिट का तो फॉर्मूला पता था, जिसका फॉर्मूला होता है R बार। R बार निकलता है समीशन R डिवाइडेड बाय N। ठीक है, तो R आपका कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय N, सब ग्रुप्स कितने थे 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका R बार आ गया 5। D3 D4 आपको गिवन है, और आपकी जो अपर लिमिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, D4 मल्टीप्लाई में R बार, और आपको D4 कितना गिवन है 2.115 इंटू में R बार हमारा 5 आया है, तो ये आपका आ गया 10.50। अब वहीं पर आपको अपनी लोअर लिमिट निकालनी है, तो वो D3 मल्टीप्लाई में R बार। D3 आपका 0 है, समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 आपका 0 आ जाता है, तो उसका मतलब आपकी लोअर लिमिट कितनी आ गई 0 आ गई। सेंट्रल लिमिट हमारे का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका R बार आया है वही आपका सेंट्रल लिमिट होगा, तो वो आपका 5 आ गया। तो आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो जो आपकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये 0 वाली लिमिट आ जाएगी, तो एक्स एक्सिस पे आपका आ जाएगा। यहाँ आपको पता है हम सब ग्रुप्स लेते हैं, यहाँ पर हमारी अब क्या आ जाएगी, रेंज की वैल्यू आ जाएगी, इधर हमारी रेंज आ जाएगी। यहाँ में हमारी अपर लिमिट, सेंट्रल लिमिट, लोअर लिमिट। उसके बाद जो आपको वैल्यूज गिवन है पर सैंपल, फर्स्ट सैंपल पे आपका कितना पॉइंट है 7 है, सेकंड पे आपका जितना भी है, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, विद इन द लिमिट्स लाई कर रहा है। तो एज अबव मेंशन ग्राफ, ऑल द पॉइंट्स आर विद इन दी बिटवीन दी हमारा सेंट्रल एंड लोअर लिमिट, therefore the quality of the product is under control। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, अंडर कंट्रोल है। मतलब कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे स्टार्टिंग में कि इस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट बनाना है, हमने वो मेंटेन किया हुआ है, हमारा प्रोडक्ट उसी के विद इन फॉल किया है। तो ये है आपका आर चार्ट, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको सैंपल गिवन होगा रेंज निकालने के। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है पी चार्ट। पी चार्ट क्या है, इज एन एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट यूज व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड इन सब ग्रुप्स ऑफ वेरिंग साइजेस। ठीक है, तो ये क्या है, एक एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट है। आपको मैंने बताया था ना, पहले वाले हमारी वेरिएबल चार्ट थे। ठीक है, अब जो हमारे पी चार्ट, एनपी चार्ट, ये सब हमारे कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट चार्ट्स होते हैं। बिकॉज द सब ग्रुप साइज आर कैन वेरी, इट शोज अ प्रोपोर्शनल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आइटम रेदर देन अ एक्चुअल काउंट। अब क्या होता है, हर सैंपल सब ग्रुप के अंदर क्या है, उनका साइज वेरी करता है। पी चार्ट शो हाउ द प्रोसेस चेंज ओवर अ टाइम। पी चार्ट बताता है कि ओवर अ टाइम आपका कैसे प्रोसेस चेंज हो रहा है। द प्रोसेस एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज डिस्क्राइब इन अ येस एंड नो, पास फेल, गो एंड नो गो फॉर्म। तो आपको पता है ना, एट्रीब्यूट को हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं करते, हम उसको बोलते हैं यस नो पास फेल। तो एट्रीब्यूट बता रहे हैं, करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूज अ पी चार्ट टू प्लॉट अ proportion ऑफ इनकम्प्लीट इंश्योरेंस क्लेम्स forms received weekly. The subgroup would vary depending on the total number of claims each week. The P chart is used to determine if the process is stable and predictable, as well as monitor the effects of the process improvement theories। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि P chart यूज किस लिए किया जाता है, is used to describe if the process is stable, कि process stable है, and predictable, as well as monitor the effects of the process improvement theories के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज थी कि इसमें हमने ये देखना था कि जो इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरे जाते हैं वीकली, वो इनकम्प्लीट भरे जा रहे हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। तो ये डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ कितनी क्लेम्स भरे गए हैं। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें भी बेसिकली फॉर्मूले हैं। देखो, इसमें आपकी लिमिट्स निकलेंगी अगेन, लिमिट्स को हम दोबारा इसमें अलग फॉर्मूले आएंगे। तो इसमें कैसे हमारी लिमिट्स निकलती है, तो जो हमारी पर लिमिट है वो निकलता है हमारा पी बार प्लस में 3 रूट में पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय एन बार। ठीक है, आपकी लोअर लिमिट इसमें कैसे निकलेगी, पी बार यहाँ प्लस था तो इस पे माइनस हो जाएगा, जैसे हमने मीन में किया था, 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय एन बार। ठीक है, और सेंट्रल लिमिट आपकी कैसे निकलेगी, वो होता है पी बार, जैसे उसमें आर बार ही था, उसमें मीन था, आपको बताया था ना, सेंट्रल लिमिट हमारी मीन होती है एक्स बार के अंदर, रेंज के अंदर वो रेंज वाला आर बार होता है, और इस वाले पी वैल्यू में वो पी बार होता है। उसका फॉर्मूला होता है एनपी, समीशन ऑफ एनपी डिवाइडेड बाय समीशन एन।
और एन बार कैसे निकलता है आपका, तो जो एन आया है उसका समीशन करो डिवाइडेड बाय के करना है। एन के का मतलब है नंबर ऑफ लॉट्स और आइटम्स, और एन है सैंपल साइज। ठीक है, अब चीजें क्या है उसे हम क्लियरली पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हाउ डू वी क्रिएट अ पी चार्ट, डिटरमाइन द सब ग्रुप साइज, पहले सब ग्रुप साइज का उसका साइज डिटरमाइन करेंगे। द सब ग्रुप मस्ट बी लार्ज इनफ फॉर द पी चार्ट, तो जो सब ग्रुप का साइज है वो इनफ मतलब वो बड़ा होना चाहिए, नहीं 1 2 3 4 डेटा है, नहीं उसमें काफी बड़े रेंज ऑफ डेटा होने चाहिए। अदरवाइज कंट्रोल लिमिट्स में नॉट बी एक्यूरेट व्हेन एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा, वरना आपकी जो कंट्रोल लिमिट है वो क्या होंगी, एक्यूरेट नहीं होंगी। देखो ये जो छोटी छोटी सी लाइनें होती है ना जिसमें ये चीजें लिखी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने क्वेश्चन भी देखा होगा जो इस बार DSSS का आया है, तो उन्होंने थ्योरी की जो चीजें पूछी है वो ऐसे ही एक एक लाइनों में से पूछा हुआ है। कैलकुलेट ईच सब ग्रुप नॉन कन्फॉर्मिटीज रेट दैट इज NP डिवाइडेड बाय P। तो आपका जो फॉर्मूला क्या था, NP डिवाइडेड बाय N, ये आपका फॉर्मूला था पी बार निकालने का। तो पी बार निकलता है। अब पी बार बताता क्या है, देखो कई बार आपको बोल दिया जाएगा कि आप पी चार्ट के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करो। बेसिकली पी चार्ट बताता क्या है कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आए हैं। आपका क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, डिफेक्ट्स वाला क्वेश्चन आया है, हम लोगों ने वैसे ही निकाला था मगर इसमें भी फॉर्मूला लगता है। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बताता है। जो बाकी चार्ट्स हैं वो खाली ये बताते हैं कि क्या डिफेक्ट है सैंपल में, ठीक है, मगर इसमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आए हैं। जैसे कोई आपका शू मेकिंग कंपनी है तो कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ, तो बाकी चार्ट्स ने तो खाली ये बता दिया कि ये इसमें डिफेक्ट है, मगर पी चार्ट बताता है उसमें कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं। कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया तो हम उसमें देखते हैं अरे यार उसमें तो कलर भी जो हमने सेट किया था वो नहीं बना, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, या उसमें थ्रेड निकल रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ बहुत सारे डिफेक्ट्स उसके अंदर आ गए, या वो उसमें कहीं कट लग गया है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ कितने डिफेक्ट्स आते हैं वो हमारा कौन बताता है, पी चार्ट बताता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पी बार का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो जो समीशन एन पी है डिवाइडेड बाय समीशन एन, तो जो ये एन पी है ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। कैलकुलेट अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है हम करते हैं। कंट्रोल लिमिट एंड लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है। इफ अगर हमारा, देखो ये लाइन जो मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारा लोअर लिमिट नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको 0 कंसिडर करते हैं। सिंस द सैंपल साइज आर अनइक्वल, द कंट्रोल लिमिट में वेरी फ्रॉम सैंपल इंटरवल टू सैंपल इंटरवल। अब देखो ये नेगेटिव कब आ जाता है कि देखो इसमें जो सैंपल साइज हम यूज कर रहे हैं, हमने पहले ही बोला था सैंपल साइज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी कंट्रोल लिमिट क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिमिट्स पे। इसलिए वो नेगेटिव आ जाता है कई बार, तो हम उसको नेगेटिव ना लेके 0 लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लॉट करेंगे ग्राफ को विद प्रोपोर्शन ऑन द वाई एक्सिस पे हम प्रोपोर्शंस लेते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब है जिसपे हम क्या लेंगे, डिफेक्टिव रेट, और डिफेक्टिव रेट हमारा निकलता है एनपी डिवाइडेड बाय एन, अभी बताया था मैंने। उसका समीशन कर दोगे तो पी बार निकल आए। एक्स एक्सिस पे हम हमारा वही लेंगे, नंबर ऑफ लॉट्स। ठीक है, फाइनली इंटरप्रिटेट कर देंगे हम डेटा को, वेदर की वो प्रोसेस हमारा इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। अब देखो ये क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो एबीसी मैन्युफैक्चरिंग है, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स एवरी डे वो मैन्युफैक्चर करती है। अ क्वालिटी इंस्पेक्टर रेंडमली ड्रॉ अ वेरिएबल सैंपल फॉर 10 days एंड रिपोर्टेड द डिफेक्टिव ट्यूब्स फॉर ईच सैंपल साइज। ठीक है, तो उसने रिपोर्ट किया कितने डिफेक्टिव ट्यूब्स हैं हर एक सैंपल के लिए। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव एंड डिटरमाइन द प्रोसेस इन अ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो हमें बताना है कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव्स निकल रहे हैं उसके अंदर, और आपको बाद में बताना है कि आउट ऑफ कंट्रोल है या इन कंट्रोल है। ठीक, अब जब नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव्स बोल देता है तो उसका मतलब आपको क्या बनाना है, अपना पी चार्ट बनाना है। ठीक, अब देखो आपको सैंपल साइज गिवन है एन, ये लॉट्स गिवन है अलग डिफरेंट डिफरेंट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स गिवन है, आपको एनपी डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, एनपी आपको डायरेक्ट गिवन है, तो आपको फॉर्मूला पता था, ये आपका फॉर्मूला है अपर लिमिट लोअर लिमिट एंड सेंट्रल लिमिट। तो इसका फॉर्मूला है समीशन एनपी डिवाइडेड बाय पी, समीशन है, इसका समीशन करो इसका समीशन करो तो आपका सेंट्रल लिमिट निकल आएगा। देखो एन बार का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था, समीशन एन डिवाइडेड बाय के। एन का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स और के का मतलब है नंबर ऑफ लॉट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉट्स आपके कितने थे, 10 थे, मैंने दिखाया था अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 ऐसे करके आपके नंबर ऑफ सैंपल्स थे। और जो आपको एन गिन था, उस एन था गिवन, उसका हमने समीशन कर लिया, तो आपका ये आ गया एन बार। अब आपको सेंट्रल लिमिट चाहिए, समीशन एन पी डिवाइडेड बाय एन। आपको एन पी गिवन है, डिवाइडेड बाय उसको एन का समीशन कर दो, तो आपका सेंट्रल लिमिट आ जाएगा। फिर आपका लोअर लिमिट निकालना है। अब आपको देखो पी बार गिवन है, पी बार आपका कितना आया है 0.014, और 1 माइनस पी बार कर देंगे तो 1 माइनस 0.014। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है, अपर लिमिट निकालने का पी बार प्लस में 3 अंडर रूट में पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय एन। वैल्यू पुट करनी है सिंपल, आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट निकल कर आ जाएगी। इसमें प्लस आ जाता है डिफरेंस, इसमें माइनस आ जाता है। सो ये हमने ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस में हमारा लॉट नंबर आ जाएगा, और पी और यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे डिफेक्टिव रेट आ जाएगा पी। और डिफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, एनपी, दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सैंपल डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो आपको के गिवन था, ये के होता है, आपको एन गिवन है, सैंपल साइज गिवन है, और आपको एनपी भी गिवन है। तो आप हर एक लॉट का अलग अलग से डिफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, एनपी डिवाइडेड बाय पी, सॉरी एन, तो 18 डिवाइडेड बाय 1250, ये आपका लॉट नंबर 1 का निकल आया। ऐसे ही 15 डिवाइडेड बाय 1300, सबके अलग अलग ऐसे ऐसे आप निकालोगे, तो ये सबका डिफेक्टिव रेट आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। नंबर 1, जब लॉट नंबर जो 1 है हमारा, उस पे आपकी वैल्यू कहाँ लाइन कर दी है 0.00144, ये हमने 5 के डिफरेंस से 0.005 के डिफरेंस से यहाँ पे हमने ये अपने ग्राफ पे ले लिया वैल्यू। तो जब आपने ग्राफ बना लिया, तो आप देखोगे जो 9th और 10th वाला प्लॉट है, लॉट नंबर 9th एंड 10th, इसमें क्या कर रहा है, आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ये आपकी लिमिट से बाहर आ रहा है, अपर लिमिट से। देयरफॉर प्रोसेस क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो भी स्टैटिस्टिशियन जिन्होंने ये रिसर्च करी है, तो वो उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन लेंगे, ताकि प्रोसेस को इन कंट्रोल ला सके। अगर आप लोगों ने कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा होगा, जो भी कॉमर्स वाले हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है। तब हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट निकल के आया है, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा, तो जो भी डिफेक्टिव्स, जो भी डेरिवेटिव्स निकल कर आए हैं, जो भी आपके डेरिवेटिव्स निकल के आए हैं, फिर उनके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेकर उनको ठीक करते हैं, कि अब वो जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना हो, और उसको वापस से हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना सकें। तो यही काम यहाँ पे कंट्रोल चार्ट का भी, यहाँ भी यही चीज हो रही है कि प्रोडक्ट बनाया जाता है और एक्चुअल को के साथ कंपेयर किया जाता है, डिफेक्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये था आपका पी चार्ट। नेक्स्ट आपका आता है सी चार्ट। इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल द सी चार्ट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट यूज्ड टू मॉनिटर द count type data, typically total number of non-conformities per unit. It is also occasionally used to monitor the total number of events occurring in a given unit of time. ठीक है, कितना नंबर ऑफ इवेंट्स एक गिवन टाइम पे अकर हो रहे हैं। The C chart differs from P chart in that it accounts for the possibility of more than one non-conformity per inspection unit, and that unlike P and U chart, it requires a fixed sample size. P chart मॉडल में जैसे आपको पास फेल टाइप इंस्पेक्शन कर सकते हो खाली, वहीं पे C chart gives the ability to distinguish between the two items which fall in inspection because of one fault in each, and the same two items failing inspection within the 5 plots each. In the former case, the P chart will show the two conformities item, while C chart will be show 10 faults. मतलब ये बताता है कि कितने faults आए, मतलब ये number of faults ज्यादा बताता है C chart। ठीक है, कि कितने वजह से कितने सारे faults create हुए हैं। सो ये कुछ आपकी इस C chart की थ्योरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो ये इसके कैसे फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूले आ गए सी चार्ट के। इसके भी हमें सेम वैसी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, सेंट्रल लिमिट निकालनी होती है। तो इसमें आता है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड ऑन इंस्पेक्शन, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाइंड आउट हुए। मतलब पी चार्ट पे तो डिफेक्ट्स पता चलता है, इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पता चलता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन 10 सैंपल आउट ऑफ 100 आर एज फॉलो। तो आपकी ये सैंपल है 10, ठीक है, जिसमें से हमने डिफेक्ट्स फाइंड आउट किए हैं। तो कास्टिंग है आपकी यहाँ तक 10। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड ऑन इंस्पेक्शन, तो इसमें आपके 16 डिफेक्ट्स फाइंड आउट हुए, इसमें आपके 18, ऐसे से बताया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकले हैं। डू दीज इंडिकेट दैट द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अंडर इंस्पेक्शन इज अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। आंसर द यूजिंग सी चार्ट। आपको बता दिया कि सी चार्ट यूज के आपको बताना है कि अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस में 3 अंडर रूट में सी बार। ये आपकी लोअर अपर लिमिट, लोअर लिमिट में आपको पता है माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आपका सेंट्रल लिमिट का फॉर्मूला है सी बार, जिसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन इंस्पेक्शन और नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ। तो आपका ये कैसे निकलेगा, डिफेक्ट आपको गिवन थे 1 2 3 4, इन सब 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 स्लॉट्स के, यहाँ 16 18 11 ऐसे आपको डिफेक्ट्स गिवन है, तो उन सबको ऐड ऑन कर लो। नंबर ऑफ सैंपल्स आपके कितने पास थे 10, तो ये आपका आ जाएगा सेंट्रल लिमिट। ऐसे ही हम हमारी अपर और हमारी लोअर लिमिट निकाल लेंगे। सी बार प्लस में 3 अंडर रूट में सी बार, तो 17 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 17, तो ये आपकी अपर लिमिट आ जाएगी, आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी। अब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ किया, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सेंट्रल लिमिट। अब आपके जो पॉइंट्स गिवन थे, 1 पे आपका कहाँ पे था 16 पे, 2 पे आपका कहाँ था 18 पे, ऐसे फिर हम हमारा हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम देखेंगे कि सारी वैल्यूज क्या कर रही है, अंडर कंट्रोल है, सारी वैल्यू अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो मतलब कोई भी असाइनेबल कॉज इसमें नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो थैंक यू। ठीक है, पेशेंस रखें, टॉपिक्स को करें अच्छे से, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी बन जाता है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी मैं इसके बाद आपको जो जितने भी मतलब राजस्थान का जैसे एग्जाम आपने देखा था कि उसकी वैकेंसी आई थी, और वो याद, वो चीज भी ध्यान रखना कि इसमें कॉमर्स वाले नहीं जा सकते हैं, इसमें बीएससी एमएससी वाले लोगों के लिए ही है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में आई है। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि उसमें क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जिसने भी फॉर्म भरा है उन्होंने, आई होप कि उन्होंने ये चीज देख ली थी। उसके बाद हम उसके एग्जाम्स की बात करेंगे। और आपने देखा होगा एसएससी में, जैसे अभी हाल ही में कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसमें आपकी नई वैकेंसीज आई है, उसमें ना अकाउंटेंट की भी एक वैकेंसी आई है। मगर अकाउंटेंट की उसकी वैकेंसी के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है, कि उसमें एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि आपने कहीं कैशियर की एज अ जॉब करी होगी, या तो गवर्नमेंट में, या फिर ऐसे कुछ और भी जो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें, तब वो उस चीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे उसकी वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका मई जून के आसपास उनका कहीं जाके वो प्रोसेस स्टार्ट होगा एग्जाम्स का। तो उसी हिसाब से आपका सीजीएल का भी जो आपका जेएसओ का पेपर है या डबल एओ का पेपर है, वो भी उसी दौरान आपका जून जुलाई के बीच में ही आएगा। ठीक है, कुछ थोड़े दिन में आप देखना कि उसकी भी आपकी फॉर्म फिलिंग की वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो आपको पता है सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, मगर इस क्लास के बाद मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स हैं उनके। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है और क्या क्या चीजें हैं जो सिमिलर हैं जो आप पढ़ चुके हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। सो गुड नाइट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।